Hi students, I am Krishnan Kumar Gautam. Good morning, all of you. Today I discuss about lecture number 4, chapter number 1. बेटा जैसा कि हमने आपको कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया और बड़े दिन के बाद मुझे लेक्चर लेना पड़ा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो बेटा आपको मैंने लेक्चर में 3 लेक्चर दे चुके हैं, जिसमें पहले चैप्टर में 3 लेक्चर मैंने दिया था, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर मैंने डिस्कस किया था कि आपको रिप्रोडक्शन की शुरुआत की एंजाइटी की जो थी वो था आपका लाइफ स्पेन के बारे में। दूसरा हमने डिस्कस किया था आपको लाइफ स्पेन के बारे में और डिफरेंट टाइप्स के लाइफ स्पेन बताए थे एनिमल्स के और कुछ प्लांट्स के, हमने लाइफ स्पेन के बारे में आपको डिनोट करवाया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ था रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनरली एनसीईआरटी में जो दे रखा था आपको कि रिप्रोडक्शन है क्या और रिप्रोडक्शन होता क्या है, कौन सी प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ था। उसके बाद हमने आपको बता रखा था कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो जो टाइप्स होती है रिप्रोडक्शन की वो हमने बता रखी थी बेटा आपको 2 टाइप्स की, वो याद होगा, आपको सबको याद होगा कि 2 टाइप्स के हमने बता रखा था। एक पहला हमने बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा हमने बताया था आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट जो था आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हमने अब तक जो भी लेक्चर में पूरा कंप्लीट अभी नहीं हुआ था, कुछ लेक्चर नंबर 3 में हमने जहाँ तक छोड़ा था उसी के आगे हम कंटिन्यूस करेंगे, लेकिन फिर भी हम पिछले लेक्चर्स के जो हमने पढ़ चुके हैं वो रिकॉल करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि किसी ने कुछ क्वेश्चन भी आपको कर रखे हुए थे, तो आपको डाउट ना हो, मेरा लेक्चर ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको मैंने बताया कि एनसीईआरटी की एक लाइन मैं आपको क्लियर कर दूंगा और जो एनसीईआरटी में लिखा होगा वही चीज़ें आपको हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अगर आपको है कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजन आती है तब भी आपको हम क्या करेंगे वो बता देंगे। जैसे आपको याद है कि हमने कुछ लाइफ स्पेन के बारे में दिया था, तो एक लड़के से हमने पूछ रखा था, तो कुछ लोगों ने बताया भी कि हाँ 1 दिन की लाइफ स्पेन किसकी होती है। फिर उसके बाद आपको मैंने वो जो आपका ग्रुप में देखा तो क्वेश्चन उसमें किसी ने पुटअप किया हुआ था या फिर उदय सर ने आपसे कुछ पूछ रखा था। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम असेक्सुअल की बता रहे हैं तो उसी से हम आगे करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान है हम पढ़ रहे हैं बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद है कि उदय सर ने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंशन पूछ रखी थी, वहाँ पे आपने बहुत सारे देखा हमने भी दिए हुए थे। तो आपको क्लियर कर दूँ कि आपको खुद कहना चाहिए कि सर मैंने सेक्सुअल ही भी पढ़ाया हुआ है, पूरा लेक्चर चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल पूरे कम्प्लीटली समझ में आए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं असेक्सुअल के बारे में। तो असेक्सुअल हमने रिप्रोडक्शन ऐसा कहा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें only one parent participate in this process। इस प्रोसेस में आपको सिर्फ एक ही पेरेंट्स क्या होता है पार्टिसिपेट करता है। और ध्यान रखिएगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी के हमने नोट करके वही बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि आपको गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स के फॉर्मेशन कभी कभी हो सकते हैं, जो एनसीईआरटी में क्या था। लेकिन उसमें क्या होता है, यदि गैमीट्स बन जाते हैं लेकिन उन गैमीट्स का क्या होता है बेटा फ्यूजन नहीं होता, वो गैमीट डायरेक्टली क्या करता है आपको क्या करता है वो जर्मिनेट कर लेता है। तो वो जनरली आपको ध्यान है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम गैमीट्स के बारे में। फिलहाल हमने आपको लेक्चर के दौरान भी बता रखा होगा स्पोर के बारे में और क्या होता है गैमीट्स के बारे में। तो स्पोर को हमने बता रखा था कि आपको याद होगा लेक्चर में स्पोर क्या होता है, और दूसरा हमने ये बता रखा था कि गैमीट्स क्या होता है। तो स्पोर और गैमीट्स, तो ध्यान रखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपको नोट्स है कि आपको स्पोर हमने बताया था कि स्पोर जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जबकि गैमीट्स भी आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन रेयर केस में। तो हम ध्यान रखिएगा स्पोर और गैमीट्स का अंतर ये बताया था कि स्पोर वो स्ट्रक्चर होता है आपको, या फिर वो स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ आपको क्या कर सकते हो कि इसमें माइटोसिस के द्वारा बनता है। ये माइटोसिस के द्वारा ही क्या करता है स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जबकि क्या होता है जो गैमीट्स होती हैं वो एक स्पेशल टाइप की उसमें सेल डिवीजन होती है जिसको हम कहते हैं बेटा मियोसिस। ध्यान रखिएगा इसमें भी हमने बता रखा था आपको
मियोसिस के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और स्पोर का फॉर्मेशन आपको माइटोसिस के द्वारा होता है। और एक हमने बता रखा था ये जो स्पोर होता है वो हर प्लांट्स में क्या कंडीशन होती है कि हर प्लांट्स में कुछ में स्पोर से गैमेट्स का निर्माण होता है, और जनरली ये जानते हैं कि स्पोर से गैमेट बनता है जबकि गैमेट से स्पोर नहीं बनता। ध्यान रखिएगा कि गैमेट से स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जबकि क्या होता है स्पोर से गैमेट्स के फॉर्मेशन हो सकता है, होता भी है। तो जनरली ये ध्यान है कि आपको स्पोर क्या होते हैं बेटा और गैमेट्स क्या होते हैं। ये आपको क्या होता है इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। स्पोर ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जनरली एल्गी, फंजाई, और इनमें ज़्यादातर जो एसेक्सुअल टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल टाइप का, वो आपको स्पोर के द्वारा होता है एल्गी एंड फंजाई में। फिर आज हम देखते रहेंगे। तो हमने उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बताया, तो ध्यान है कि गैमेट का फॉर्मेशन असेक्सुअल में हो सकता है। तो कोई जरूरी है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा इसका फ्यूजन नहीं होता है, गैमेट्स का फ्यूजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि बेटा जहाँ हमने पढ़ा हुआ था वो ध्यान रखें। तो हमने आपको बता रखा था कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जो होते हैं ये आपको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये पहले से जान गया, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो असेक्सुअल ही होता है। और असेक्सुअल में वो भी आपको कौन सा टाइप होता है, तो ध्यान रखिएगा वो बाइनरी फ्यूजन द्वारा आपको असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ध्यान रहे बाइनरी फ्यूजन द्वारा। तो हमने ये भी बता रखा था कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट नोट करिएगा। बाइनरी फ्यूजन क्या है कि जिसमें क्या होता है यूनिसेल्ड है, एक ही सेल के बने होते हैं आपको वो ऑर्गेनिज्म, और वो जनरली क्या होता है कि डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके आपको क्या होते हैं एक नए ऑर्गेनिजम्स का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। फिर वही देखना है कि दो भागों में, बाइनरी मतलब होता है टू, ध्यान रखिएगा बाइनरी का मतलब होता है देखिएगा, आपको कभी देखा होगा तो बाइनरी मीन्स होता है, बाइनरी मीन्स होता है टू। तो दो भागों में डिवाइड ही करता है। जैसे एग्जांपल में हमने बताया था कि बाइनरी फ्यूजन में आपको पैरामीशियम भी आता है, बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, और अमीबा भी आता है, उसको भी हमने देखा था कि बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है। तो ये पहला आपको असेक्सुअल में पहला जो आपको पढ़ना था वो बाइनरी फ्यूजन हमने बता रखा था, यहाँ तक आपको बताया था। उसमें भी थोड़ा सा इंसाइटी से और भी आगे हमने डिस्क्राइब किया हुआ था कि जो पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है, और वो क्या कहते हैं अमीबा होता है। तो अमीबा और पैरामीशियम में जो बाइनरी फ्यूजन में जो इंडिविजुअल बनते हैं, जो दो इंडिविजुअल बनते हैं उनके डॉटर इंडिविजुअल कह सकते हो, तो वो ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं वो जनरली ध्यान रहे कि वो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो बेटा आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों आपको इक्वल रहेंगे जो भी बनेंगे, लेकिन वो आपको क्या होते हैं बिल्कुल एक समान आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जबकि उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि उनकी जो डॉटर बनती हैं वो डॉटर जो बनेंगे उसके क्या कहते हैं संतत को उसका जो बनेंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होगी। जिसके लिए आपको याद होगा कि सेक्शन हमने एक वर्ड यूज किया था जिसको हमने कहा था क्लोन, ठीक है। ये ध्यान रखिए क्लोन क्या होता था, उसको भी आइडेंटिकल कॉपी ऑफ पेरेंट्स जो डाटर सेल्स होती हैं वो जेनेटिकल रूप से और मार्फोलॉजिकल तरफ से आकार की और आनुवंशिकी के आधार पे बिल्कुल आपको पेरेंट्स के समान होती है, इसलिए हम उसको क्लोन वर्ड करते हैं। वो पहले से मैं डिस्कस कर चुका है सेक्शन में शुरुआत में। मोनेरा में जो हमने देखा कि आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जनरली जो बाइनरी फ्यूजन होता है ये कह सकते हो कि मोड ऑफ सेल डिवीजन, इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली सेल डिवीजन ही होता है। सेल डिवीजन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनका कह सकते हो जो आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा होते हैं, और या फिर कह सकते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोष की जो जीवधारी होते हैं वो जनरली क्या होते हैं बेटा, वो उनका सेल डिवीजन ही क्या करेगा आपको क्या कहता है कि रिप्रोडक्शन होता है, मोड होता है। तो जनरली हमने वहाँ पे देखा था। और आपको एक बात हमको याद आई बेटा, फर्स्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ आपको भूल गई, तो वहाँ यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बता रखा था लाइफ स्पेन में एक छोटा था, वही देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में मेंशन है, जबकि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको तो वहाँ पे मिलेगा। तो हमने आपको बता रखा था कि जो जनरली उस लाइन की बात करते हैं एनसीईआरटी की, कि हम देखते हैं कि कोई भी इस अर्थ पे, हम लाइफ स्पेन की यहाँ बात करते हैं, मतलब उसको इस चीज़ को भूल जाइए, थोड़ा सा वो मेंशन कर लो जो छूटा हुआ है। जो लाइफ स्पेन होती है जनरली जो, तो हमने देखा था कि बर्थ से लेकर द टाइम पीरियड ऑफ बर्थ
टू द नेचुरल डेथ। जो बर्थ से नेचुरल डेथ तक का होता है जो टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते थे, लाइफ स्पेन कहते थे, जीवन काल का होता है। उस जीवधारी का अलग अलग जीवन काल अलग अलग जीवधारियों का होता था, वो हमने आपको नोट करवा दिया हुआ, और नोट्स जब देंगे तो आपको खुद दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन क्या हुआ था उसमें, हमने ये बताया था कि कुछ जीव होते हैं जिनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, वो जनरली आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ आपको नहीं होती। जैसे आपको जनरली ले लिया जाए अमीबा को, यदि अमीबा का लिया जाए तो जो अमीबा होते हैं वो बेटा क्या होते हैं कि जनरली उनका जो डिवीजन होता है बाइंड डिफिजन द्वारा, तो वो क्या करेंगे, पहले जैसे अमीबा कोई भी रहेगा तो जनरली वो अमीबा बर्थ करेगा, जो डाटा सेल बनेगी, तो जो बर्थ होगा, बर्थ से लेकर वो क्या करेगा बेटा, ग्रोथ करेगा। तो जब ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद ही वो क्या होता है, यूनिसेल होता है, एक ही सेल का बना होता है, तो जनरली वो क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे हमने आपको बना दिया कोई भी, ये मान लीजिए अमीबा है, अमीबा का कहता है कि आगे आपको डिवाइड करता है, हम बाइंड डिफिजन का एक स्ट्रक्चर दिखा देंगे आपको, इंसाइड वाला बेटा वो दो भागों में बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब तक आपको वो अमीबा डिवाइड नहीं किया जाता तब तक का उसका जीवन काल, क्योंकि वो बेटा पैरेंट तो आपको डाटा में बन गया, कन्वर्ट हो गया, अब वो नया कि इंडिविजुअल बन गया, वहाँ पे डेथ नहीं, आपको नेचुरल डेथ कोई प्रोसेस आया ही नहीं, तो हम कह सकते हैं। तो लोग पूछते हैं कि कंफ्यूजन ये रहती है कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, तो फिर वो उनका जीवन काल कितने दिन का रहता है या कब तक का रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि अमीबा का जो जब तक यूनिसेलुलर डिवाइड नहीं करते तब तक उनके वहाँ से जैसे ही डिवाइड कर गया तब वहाँ तक उनका जीवन अवधि खत्म हो जाती है और वो दूसरे स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ तक का जीवन अवधि कराती है जब तक वो डिवाइड नहीं किया। जैसे ही डिवाइड किया वहाँ तक उसकी लाइफ चलती रहती है और डिवाइड। और हाँ, ये ध्यान रखेगा कि इस अर्थ पे कोई भी आपको क्या होता है, जीवधारी, वो आपको हमने बता रखा कि अमर नहीं है। लेकिन आप कह सकते हो कि बेटा अमीबा अजर अमर नाम से जाना जाता है, फिलहाल ये अमर नहीं है, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से हम कोई केमिकल्स वगैरह डाल दें तो वो डेथ कर सकता है जल्दी। फिलहाल इसकी हम क्या कहते थे कि वो हमने बता रखा कि आपको छोटा बता दो कंडीशन में कि वो आपको क्या कहते हैं कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है और उसकी लाइफ स्पेन, ध्यान रखेगा कि उसकी लाइफ स्पेन उसे जब तक डिवाइड करता वहाँ तक रहती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पे आते हैं, आगे लेक्चर पे, कि जो हमने बाइनरी फिजन देखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं बेटा माइटोसिस हो गया, आपका ये गैमेट स्पोर हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि जो बाइनरी फिजन द्वारा इसमें करता है, तो बाइनरी फिजन में हमने 3 प्रकार के आपको बाइनरी फिजन बता रखे थे। कभी कभी आपको एम में, जिपमर में या फिर नेट में पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा अमीबा में इरेगुलर टाइप का होता है, वो हमने लेक्चर में भी देखा था। और क्या कहते हैं, प्लेनेरिया एक होता है जीव, उसमें आपको ट्रांसफर होता है, जैसे जो आधे दूर से खड़े होकर टूट जाते हैं। जबकि अमीबा में आपको इरेगुलर टाइप का, क्योंकि उसका आकार समान नहीं होता है, फिक्स नहीं रहता है, उसका आकार वेरिएबल रहता है, इस वजह से। दूसरी पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ था आपको ट्रांसफर्स के बाद, आपको लॉन्गिट्यूडनल, आपको लॉन्गिट्यूडनल जो आपको ऐसे बढ़ जाता है वो आपको यूग्लिना में देखने को मिला था, यूग्लिना या पैरामीटर। अब हम क्या करते हैं उसके आगे का देखते हैं। अमीबा की बात आ रही है, तो अमीबा ये एनसीईआरटी के अगले पॉइंट पे चलते हैं। इन ईस्ट देखते हैं बेटा, इन ईस्ट एक जीवधारी है, उसमें जो असेक्सुअल का मोड होता है, असेक्सुअल का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है असेक्सुअल टाइप का, उसमें आपको एक अलग तरीके का होता है। उसमें क्या होता है बेटा कि इसमें वो अनइक्वल डिवीजन होता है। इनमें जो सेल होगा जनरली उनकी आउटर ग्रोथ हो जाती है उस सेल की, और वो ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट एक सिंगल सेल का है, तो वो ईस्ट क्या करेगा कि आपको जनरली क्या होगा कि उसकी आउटर ग्रोथ होती है और वो क्या करता है, उसकी बाहरी आउटर ग्रोथ जो होगी वो बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे आपको एनसीईआरटी में दे रखा होगा वो हम आपको बना भी देते हैं बेटा। यहाँ पे स्ट्रक्चर में जैसे मान लीजिए ये आपको ईस्ट हुआ, ये ईस्ट रहा, ये क्या करेगा कि जनरली उस पर आउटर ग्रोथ होती है और इस टाइप की बन जाती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें भी प्लस होगा इसमें। तो इस तरह का जो होगा, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपको कहलाएगा बेटा बर्ड कहलाता है। और ये बर्ड जो होता है जनरली इनिशियली वो क्या होता है, अटैच रहता है कुछ समय तक, उसके बाद वो क्या करता है, ये अलग हो जाता है। ध्यान दें, आगे जाके इस प्रोसेस में क्या होगा, ये बेटा अलग होगा। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्लियरली आपको पहचान सकते हो कि ये पेरेंट है और ये आपको डाटा है। ठीक, जल्दी आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो छोटा वाला होगा और ये बड़ा वाला होगा, तो ये पेरेंट इससे आउटर ग्रोथ हुई थी, उसकी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना था, और वो जनरली आपको क्या होता है कि फॉर्मेशन करता है आगे चल के एक नए इंडिविजुअल्स का, वो मेच्योर करने का। तो इस टाइप का जो इसमें जो क्या कहते हैं असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है वो आपको कहलाता है बेटा बाइपर्ड।
ध्यान रखिएगा। तो ये आपको बडिंग द्वारा होगा। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर है कि आपको पहला हमने बताया, पहला बाइनरी फ्यूजन मोड, आपको पहला हमने देखा बाइनरी फ्यूजन द्वारा। दूसरा हमने अभी हमने डिस्कस किया ईस्ट में आपको होता है बेटा बडिंग द्वारा, बडिंग द्वारा होता है। तो बडिंग द्वारा ईस्ट में होता है, जो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इस शादी का एक फिगर है, आपको बर्ड वहाँ पे दिया होगा, वो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूँ। देखो बेटा, ये दो स्ट्रक्चर आपको साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए, ये बनाना भी आपको जैसे भी नोट्स मिलेगा तो ये बनाना होगा। ये अमीबा का दिया हुआ, देखो दो डाटा सेट्स बने हुए। जब तक ये डिवाइड नहीं होता तब तक इसकी लाइफ स्पेन यहाँ तक मानी जाती है। उसके बाद जैसे ही डिवाइड कर लिया तो इसकी लाइफ स्पेन खत्म हो जाती है। तो ये बाइनरी फ्यूजन द्वारा डिवाइड कर रहा है। और जनरली आपको ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ जो ईस्ट का, देखो यहाँ पे एक ईस्ट है, जैसे उस पर आउटर ग्रोथ हुई बेटा, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना जिसको हम बर्ड कहते हैं। वो इनिशियली अटैच्ड रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या करता है, वो बर्ड हट जाता है वहाँ से। और जनरली वो जो बर्ड हट जाएगा वो आगे चलकर आपको एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से आपको दो चीज़ें आपको यहाँ पे हुई जो हमने देखा, बर्ड का और बाइनरी फ्यूजन का। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए बेटा कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ईस्ट में बडिंग द्वारा जो होता है। एग्जाम्पल कभी कभी ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि ईस्ट में किसके द्वारा आपको रिप्रोडक्शन, कौन सा मोड रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो आप बता सकते हो कि बडिंग द्वारा। कुछ एग्जाम्पल दिए रहते हैं तो आपको बता दें। बाइनरी फ्यूजन आपको कहाँ पाया जाता है, अमीबा में, पैरामीशियम में एंड यूग्लिना में पाया जाता है। फिर आगे आपको देखते हैं अमीबा के अगेंस्ट आगे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई। कभी कभी क्या होता है, अमीबा जब एडवर्स कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन रहती है, अर्थात उसके अनुकूल वातावरण रहता है, तब तो वो बाइनरी फ्यूजन द्वारा आपको डिवाइडेशन कर देगा, अर्थात बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस अपनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एडवर्स कंडीशन में या अर्थात कह सकते हो प्रतिकूल परिस्थितियों में, वो क्या करेगा, अमीबा के ऊपर आपको 3 लेयर्ड आपको क्या होता है, आपको कवरिंग आपको फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट कहा जाता है। वो ध्यान रखिएगा कि अमीबा में 3 लेयर्ड आपको क्या होती है, 3 लेयर आउटर कवरिंग 3 लेयर की उसके आउटर कवरिंग हो जाती है, जो उसको क्या करती है, आपको सुरक्षा प्रदान करती है उस एडवर्स कंडीशन से। उसके बाद क्या होता है बेटा कि वो आपको फॉर्मेशन होता है। और ये आउटर कवरिंग जो होती है, या फिर आउटर कवरिंग जनरली आपको साफ साफ लिखा भी होता है कि वहाँ पे देख लीजिएगा, जनरली क्या कर सकते हो, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा withdraw its pseudopodia and secrete a 3-layered hard covering or cyst around its cell. And this phenomena is called as the incystation. बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि अनफेवरेबल कंडीशन में, ध्यान रखिएगा, अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तभी ऐसी कंडीशन अमीबा प्रति होता है। अमीबा जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो हम जानते हैं कि अमीबा के पास बेटा क्या होता है, एक स्यूडोपोडिया पाया जाता है। स्यूडोपोडिया आप पढ़े होंगे कि स्यूडोपोडिया पाया जाता है, स्यूडोपोडिया पाया जाता है। वो स्यूडोपोडिया जो होता है, ये बेटा क्या होता है, ये रिलीज करेगा, आपको सिक्रीशन करता है एक केमिकल्स का सिक्रीशन करेगा स्यूडोपोडिया, और ये 3 लेयर की कवरिंग बन जाती है। ये केमिकल सिक्रीशन करेगा जिससे आपको क्या होता है, ये 3 लेयर की कवरिंग बनेगी। और उसके बाद फिर और इस फेनामेना, ध्यान रखिएगा, दिस फेनामेना आपको ये जो आपको दिस फेनामेना is called as incystation. ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर कोई पूछे कि incystation क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, एडवर्स कंडीशन में अमीबा की जो स्यूडोपोडिया होती है वो रिलीज करती है केमिकल्स का, जिसकी वजह से 3 लेयर्ड आउटर कवरिंग बनती है। और उसके बाद इसी फेनामेना को हम कहते हैं इंसिस्टेशन।
फिर क्या होता है, जैसे वो अनफेवरेबल कंडीशन चेंज हुआ और वो फेवरेबल कंडीशन आ गया, तो अमीबा क्या करेगा कि उसकी ये वाल जो होती है, जो आउटर कवरिंग 3 लेयर की वाल है, वो ब्रस्ट कर जाएगी। और ब्रस्ट करने के बाद उसमें जितने भी आपको छोटे छोटे अमीबी निकलती हैं, वो बेटा क्या होती है, अपने बाहर आ जाएंगी। और बाहर आके क्या करते हैं, कंडीशन होता है अलग अलग क्या होते हैं, जीवों में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थात कह सकते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में आपको कंडीशन ये रहा कि जैसे वाला ढेर सारे स्पोर का फॉर्म करेगा और वो क्या करके बाहर आ जाता है। और जितने भी स्पोर होंगे, जिसको हम कहते हैं स्यूडो स्पोर, जिसको कहा जाता है, अपने ध्यान रखिएगा, उसको कहा जाता है स्यूडो स्पोर, सॉरी स्यूडोपोडियो स्पोर, उसको बोलते हैं बेटा, आपको लिखा होगा स्यूडोपोडियो स्पोर। ये स्यूडो पोलियो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। और स्यूडोपोलियो स्पोर जो होगा, बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ब्रस्ट कर जाएगा। ब्रस्ट करने के बाद सारे के सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। और जैसे बाहर आएंगे वो अलग अलग आपको क्या होते हैं, जीवों का अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आपको स्पोरुलेशन। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्पोरुलेशन। क्या रखिएगा, तो 3 चीजें हमको क्लियर हुई। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन क्या होता है, ठीक बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ तक लिख रहा होगा साफ साफ, इसके नीचे अगर लिखा आ जाएगा तो दिखेगा नहीं। फिलहाल आपको ध्यान रखो, तो हमको यहाँ 3 चीजें मिली, बाइंडिंग फ्यूजन, तीसरी पॉइंट आपको मिली बेटा स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन मिला। फिर आगे आते हैं एनसीईआरटी में, आगे आते हैं बेटा स्पोरुलेशन का। फिर जनरली क्या होगा, मेनी मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स, कि बहुत सारे कुछ किंगडम है, जैसे आपको कहा जाए फंजाई में, और कुछ सिंपल प्लांट्स की बात है। उनमें क्या होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल टाइप और कौन सा मोड होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इनमें क्या होता है, सिंप्लीफाई में क्या है, तो सिंपल प्लांट्स एंड आपको फंजाई, ये आपको मेरा किंगडम फंजाई एंड सिंपल, फंजाई एंड सिंपल। फंजाई और सिंपल प्लांट्स में इनमें कंडीशन ये रहती है कि इनमें सिंपल प्लांट्स और फंजाई में और जनरली एल्गी में, आपको ध्यान रखिएगा, और एल्गी में भी, एल्गी में क्या होता है, इनमें कंडीशन आपको ये मिलती है कि इनमें थ्रो स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, रिप्रोड्यूस। इनमें क्या होता है, फंजाई एंड सिंपल प्लांट एंड एल्गी रिप्रोड्यूस असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये एक स्पेशल टाइप का, एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं ये फंजाई, सिंपल प्लांट्स एंड एल्गी में स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम जनरली करते हैं सबसे मोस्ट कॉमन जो स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखिए कि ये पॉइंट आपको जो करना है कि आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको प्रोड्यूस करते हैं। और जिनको हम कहते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द होता है बेटा, उसको बोला जाता है जूस्पोर। जूस्पोर ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है जूस्पोर। आपको क्लास 11th में मार्सोलॉजी वाला लेक्चर पढ़े होंगे, तो वहाँ पे हमने स्पोर के बारे में बताया होगा। स्पोर कई टाइप्स के आपको बताया था, जूस्पोर, अप्लाइनोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, तो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर होते हैं, उनके नाम रखे गए हैं। तो बहुत सारे स्पोर जो भाग लेते हैं, आपको स्पोर जो फॉर्मेशन होता है, इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो फंजाई, सिंपल प्लांट्स एंड एल्गी होते हैं, उनमें आपको जूस्पोर मिलता है। इनकी जो भित्ति होती है बेटा, इनकी जो वाल होती है या फिर कोशिका भित्तिशल वाल होती है, बड़ी थिन होती है। और ये जो होते हैं बेटा मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब ये होता है गमनशील होते हैं, ध्यान रखिएगा, मोटाइल होते हैं, गमनशील होते हैं, बहुत तेजी से क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट कर सकते हैं। गमनशील का मतलब होता है, तो जूस्पोर होता है। और फिर उसके बाद और जनरली माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे जो जूस्पोर, तो ध्यान रखिएगा जूस्पोर इनमें बनता है, इनके द्वारा वो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इनका असेक्सुअल टाइप का जो है तो मोटाइल होगा। उसके बाद आपको सेकंड आपको रखा हुआ है, सेकंड पे आपको दिया हुआ है कि अदर द कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर द पोनीरिया, बर्ड्स एंड जेमस।
तो 3 चीज़ें एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। तो इनके अदर जो स्कोर हुआ है, इसके अलावा भी आपको हमने बताया कि इसके अलावा भी आपको मिलेगा बेटा कोनिडिया, क्या रखिएगा कोनिडिया। उसके बाद आपको बताया है बर्ड्स होता है, कुछ बर्ड्स भी बनते हैं। फिर उसके बाद आपको मिला है जेन्यू। नेक्स्ट आपको लिखा बेटा जेन्यू, जेन्यू ध्यान रखिएगा। स्पोर्स सॉरी जो स्पोर्स कोनिडिया बर्ड्स एंड जेन्यू, जो स्पोर होता है इनमें मिलता है। कोनिडिया जो होती है बेटा वो जनरली एक हाइफिक लगी रहती है एल्गी में, उनको जनरली आपको एक फिगर दिखाता हूँ, आपको कोनिडिया दिखा पूरा, तो वो आपको यहाँ पे मिला। ये स्ट्रक्चर आपको सारा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देखो बेटा, देखो ये हाइड्रा बर्ड्स, जो हाइड्रा में बर्ड्स मिलता है। कोनिडिया आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कोनिडिया में आपको ध्यान रखिएगा जो स्पोर जो होते हैं वो क्लैमाइडोमोनास में। फिर उसके बाद कोनिडिया जो होती है वो आपको पेनिसिलियम में दिया हुआ, और बर्ड्स हाइड्रा में, और जेनोस स्पॉन। ये आपको एनसीईआरटी की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी को साथ में लेके बैठिएगा। तो जो स्पोर जो होता है किस में बनता है, आपको ध्यान से रखिएगा कि जो स्पोर बनता है वो आपको इस सेक्शन में हमने दिखा दिया है। जो स्पोर जो कोनिडिया बनता है वो जनरली आपको बनता है किसमें, जो स्पोर को क्लैमाइडोमोनास कर दिया हुआ, क्लैमाइडोमोनास। कोनिडिया जो होगा पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम में। जो बर्ड्स होता है वो हाइड्रा में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है। और जेम्यूल जो होगा वो स्पॉन्ज में देखने को मिलता है। ये सब एनसीईआरटी का है, मेंशन है बेटा, आपको बाहर नहीं है, देख लीजिएगा एक बार। जो इसको क्लैमाइडोमोनास कर दिया होगा। कोनिडिया जो बनता है पेनिसिलियम बनता है हाइड्रा पे। बर्ड्स जो बनता है वो हाइड्रा बनता है। जेम्यूल जो बनता है वो स्पॉन्ज में बनता है। और ये स्ट्रक्चर आपको साफ साफ आपको दर्शाता रहता है, तो देख लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको दिया होगा क्लैमाइडोमोनास का, ये स्पोर्स है, मोटाइल होते हैं। ये कोनिडिया देखो, यहाँ पे कोनिडिया, लेकिन कोनिडिया नीचे जो आपको होगा ये कोनिडियो 4 कहलाता है। तो ये कोनिडियो 4 होता है और ये हाइफी पे लगे रहते हैं। फिर उसके बाद आपको हाइड्रा में देखो एक बर्ड्स निकलता है, ये बर्ड्स निकलता है और ये लास्ट में टूट कर अलग हो जाएगा हाइड्रा, तो नया जीव बना देगा। और ये रहा आपका जेम्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्यूल पूछा जाता है द क्लस्टर ऑफ द सेल्स। जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके अंदर सेलों का एक समूह पाया जाता है, क्लस्टर पाया जाता है, जिसको हम जेम्यूल्स बोलते हैं। उनके द्वारा भी आपको क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो कंडीशन आपको एनसीईआरटी में जो बेस्ड था वो हमने यहाँ तक देख लिया, आपको ये मिलते हैं। अब आगे हम आते हैं बेटा कि क्या कहते हैं, आगे इसके आगे बढ़ते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वहाँ पे देखते हैं। ये पॉइंट आपको साफ हुई, क्लियर हुई आज की। आगे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपको क्या क्या लिखा हुआ वो ध्यान रखिएगा कि व्हेन इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म asexually used unvariously in plants and term vegetative reproduction in frequently used in plants। ध्यान रखिएगा कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली आपको सिर्फ प्लांट्स के लिए ही यूज किया जाता है, और प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। वो जनरली एनिमल्स के लिए हम असेक्सुअल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में जो वेजिटेटिव होते हैं जनरली उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, अर्थात कह सकते हो कि जो क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, वो जनरली आपको क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाते हैं। जैसे आपको लिखा होगा यहाँ पे इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव यहाँ देखिएगा इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर्स, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड ऑल कैपेबल ऑफ गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत छोटा सा समझना है, आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं वर्धी जनन, या फिर इसे कहा जाता है आपको वर्धी जनन कहा जाता है। तो इसमें देखना है, और एग्जाम के व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान है कि इन प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है,
इन प्लांट्स। प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनमें कंडीशन ये रहती है कि इनके कुछ पार्ट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं आपको रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल मेथड से ही। तो जनरली कह सकते हो कि ये वेजिटेटिव में ये जो पार्ट्स होते हैं वेजिटेटिव के, जिसको जैसे जनरली जो एनसीईआरटी में मेंशन किया होगा वो हम सारी चीज़ों को आपको लिख देते हैं बेटा। तो वो पार्ट आपको जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए जैसे आपको लिया है रनर, आपको यूज किया हुआ है रनर, राइजोम, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ट्यूबर के बाद आपको दिया जाता है ऑफसेट एंड बल्ब, ऑफसेट एंड बल्ब दिया। ध्यान रखिएगा, रनर्स, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। इनमें कंडीशन आपको क्या देखनी है कि रनर्स में, ट्यूबर्स में, कि ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, और ये सारे जो स्ट्रक्चर आपको होते हैं इन्हीं को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोटोक्यूल्स कहलाते हैं। ये सारे के भी पार्टिसिपेट करते हैं। रनर्स भी आपको रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल में भाग लेता है, ये राइजोम भी भाग लेता है, सकर भी भाग लेता है, ट्यूबर होता है, ऑफसेट होता है और बल्ब होता है। तो इनको देखना है कि होता क्या। रनर्स का मतलब जानते हो क्या होता है, ये जनरली आपको यूज किया गया है ऐसे प्लांट में जैसे आपको कहा जाए क्या कहते हैं उनको, दूब घास। घास देखा दूब जो आपको नीचे रनिंग करते हुए चलती है, तो उसको जनरली उसके लिए वर्ड यूज किया हुआ है रनिंग। जैसे कभी घास को उखाड़ के फेंक दो कहीं पर भी, फिर वो रेंगते हुए आप आगे बढ़ती चली जाएगी और क्या कहते हैं कि अलग अलग ग्रो कर लेगी। तो इसके हर पार्ट आपको ग्रो करने के लिए कैपेबल होते हैं। इस वजह से हम उनको कहते हैं क्या, रनर्स कहते हैं। राइजोम में देखते हैं, राइजोम क्या किसके लिए यूज करते हैं, ये राइजोम जो होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है। जैसे आपको कहा जाए कि जिंजर में या फिर अदरक कहा जाता है, अदरक में आपको मिलता है। तो अदरक का एक स्ट्रक्चर आपको दे रखा होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा बेटा, ये दिया हुआ है। तो ये अदरक में जो जिंजर होती है, और ये आपको ध्यान रखिए अंडरग्राउंड स्टेम होती है। ध्यान रखिएगा, रनर ये जो राइजोम होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, उसमें आपको क्या होते हैं, कलिकाएं निकलती हैं, बर्ड निकलते हैं जो आपको आगे चल के नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें अंडरग्राउंड स्टेम में, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक और एनसीईआरटी कार्ड की देखते मिला कि स्टेम और रूट, ये ध्यान रखिएगा जो स्टेम होती है सदैव उनमें स्टेम की बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी वाले में आपको पढ़ा जाता है। सदैव क्या होता है बेटा, आपको पाया जाता है नोड और इंटरनोड पाया जाता है। जैसे आपको कोई भी यहाँ पे आपको एक पौधा बना देते हैं स्ट्रक्चर में, समझने के लिए बेटा साफ साफ दिख रहा होगा। देखो यहाँ से ये लीफ निकली हुई है, इस वाले पार्ट, जहाँ से निकली हुई लीफ, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं नोड। ध्यान रखिएगा। फिर देखो एक नोड के बाद दूसरी लीफ निकली हुई है, अर्थात ये वाला भाग ये नोड कहलाया, ये भी नोड कहलाएगा। लेकिन इसके बीच वाले भाग जो है यहाँ से यहाँ तक का, इसके बीच वाले पार्ट को बेटा हम कहते हैं, ये बीच वाला पार्ट, इसको कहा जाता है इंटरनोड। इंटरनोड कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जो ब्रांचिंग होती है, ये नया पौधा ग्रो करता है, तो वो ध्यान रखिएगा हमेशा इसमें जो आपको वेजिटेटिव आता है वो हमेशा आपको नोड वाले स्थान से ही ग्रो करता है। जब भी लीफ निकलेगी स्थान, यहाँ से लीफ की जगह से एक बड निकलेगा, लास्ट में क्या होता है कि एक कलिका बनेगी और वो नए पौधे का निर्माण कर सकती है, वहाँ से ब्रांचिंग होती है। तो इसको कहा जाता है। और उसके बीच वाला जो भाग होता है वो इंटरनोड होता है, इंटरनोड से आपको ब्रांचिंग मिलेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, आपको गन्ने को देख लो बेटा, गन्ने को जब भी देखा तो बीच बीच में आपको साफ साफ दिखता है कि नोड और इंटरनोड।
जो आपको लकीरें खींची रहती है, रिंग लाइट बना रहता है, उसको नोड कहा जाता है। और जो क्या कहते हैं उसके बीच का स्थान होता है वो इंटर नोड का। कभी भी गन्ने को काट के हम जमीन में जब उसको गाड़ देते हैं तो उससे दही कलिकाएं जो निकलती है, नए गन्ने का निर्माण होता है, वो हमेशा क्या होता है, नोड से निकलता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक मिला आपको स्टेम का, ध्यान रखिएगा कि स्टेम में नोड और इंटर नोड आपको प्रेजेंट होते हैं, जबकि इन रूट इज एब्सेंट। ये सारे आपको क्या होता है जनरली के नोड एंड इंटर नोड आर एब्सेंट इन रूट एंड प्रेजेंट इन स्टेम। स्टेम और रूट की सबसे अच्छी एक आपको हमने यहाँ पे क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन मिला है, तो ध्यान रखिएगा ये मिला आपको। तो राइजोम हुआ, फिर उसके बाद आपको क्या दिया हुआ, सकर को देखिए। सकर जो होता है कि इसमें क्या होता है, सकर में कहीं कहीं के आपको एक प्लांट्स होते हैं जो आपको आगे चलकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जनरली आपको इसमें तो फिगर दिया नहीं है, शादी में कोई फिगर दिया नहीं है सकर्स का, तो हम आगे आपको सकर्स का दिखा देते हैं। तो सकर्स आपको होते क्या है, रनर्स को हमने बता दिया, आपको अंडरग्राउंड स्टेम को बता दिया, जिंजर आपको बता दिया, फिर उसके बाद शक्कर को बता देते हैं। हाँ, मीन का पौधा, एक मीन का पौधा होता है, उसमें आपको शक्कर मिलता है। शक्कर का मतलब एक पौधा बेटा ऐसे है, फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए जमीन आ रहा है, फिर कंडीशन क्या निकलेगी उसकी, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से इसके निकलेगी, यहाँ पे आपको कोई जाके ऊपर से आएगी, फिर यहाँ से एक नया पौधा निकलेगा, यहाँ से नया पौधा, तो इसको बोलते हैं बेटा शक्कर का। ध्यान रखिएगा, इसका डिटेल तो आपको इंसान दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान है इसको शक्कर बोलते हैं। जैसे अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो जमीन से कुछ दूरी पे जाके वो निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं हम शक्कर। तो ये शक्कर द्वारा भी आपको वेजिटेटिव नहीं आता है। नेक्स्ट आता है ट्यूबर। ट्यूबर को आपको यूज़ किया गया है बेटा, आपको क्या कहते हैं पोटैटो, आलू में आपको देखा है, आलू में जो उसको ट्यूबर कहा जाता है वो अंडरग्राउंड स्टेम में होता है। ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट आप देखेंगे कहाँ पे, आपको इकॉर्निया में देखेंगे, वाटर हाइसेंट जिसको कहते हैं आप जल कुंभी, उसमें ऑफसेट देखेंगे। और बल्ब जो होता है, बल्ब आपको देखने को मिलता है, जैसे प्याज के नीचे आपको अंडरग्राउंड रहती है जो वेस्टर्न में रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं, फुला। और वो सारे स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं, तब आपको समझ में आएगा, तो क्लियर हो जाएगा आपको ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको देखा गया है ये वेजिटेटिव है, ये आपको देखो ट्यूबर, यहाँ पे आइस दिया गया है, नूड और नोज से ही निकलता है, और यहाँ पे आपको आइस बर्ड दिया गया है, यही बर्ड निकलता है आइस से, और वहाँ से एक नया पौधा विकसित होता है। ये आपको स्ट्रक्चर है झिंझर का, अदरक का। अदरक में देखो ये बर्ड्स निकले हुए हैं, यही बर्ड आगे चल के आपको क्या होते हैं, बनाते हैं, और उसमें कुछ एडवेंटिशियस रूट पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको बहुत अच्छा दिया हुआ सी वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, एगेव का दिया बेटा। एगेव में जो होता है ये आपको बल्बिल होती है। बल्बिल का मतलब जो एक फूला हुआ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, वो जनरली आपको क्लस्टर की तरह, सेल की तरह आपको डिवाइड आपको साफ साफ दिख रहा है डिवाइड की तरह, तो उसको बोलते हैं हम बेटा बल्बिल। तो ध्यान रखिएगा बल्बिल आपको कहाँ मिलता है, तो आपको ध्यान रखिएगा एगेव आपको दिया है, बल्बिल ऑफ एगेव। एगेव की बल्बिल जिसे कहते हैं, तो बेटा ग्रुप होता है समूह का, बिल्कुल प्याज की तरह होता है, लेकिन उसको बल्ब नहीं कहा जाता, उसको बल्बिल कहते हैं। फिर उसके बाद आपको देखो एक बड़ा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लीफ ऑफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म के पौधे में जनरली उसमें क्या होता है, लीफ के द्वारा होता है, और ये ऑफसेट का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो जल कुंभी में दिया हुआ। तो ये चीज़ें हैं। ब्रायोफिल्म का थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ऑफसेट बल्ब ब्रायोफिल्म में क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ पे भी बर्ड निकले जाते हैं। ब्रायोफिल्म का एक पौधा है जिसको अजूबा बोलते हैं बेटा, ये बर्ड्स होते हैं, यहीं से आपको ढेर सारी आपको क्या होती है बर्ड्स दिखते हैं। यही जो आपको है स्थान, इसको बर्ड्स बोला जाता है हर एक जगह पे, और अलग अलग बर्ड्स की जगह से आपको निकलती है, हर जगह पर रहता है। इस तरह क्या रहेगा बेटा, तो इसमें कंडीशन आपकी ये देखने को मिलेगी आपको, ये देखो बर्ड, तो हर जगह पे ब्रायोफिल्म एकमात्र ऐसा पौधा है जहाँ पे लीफ में उसके बर्ड पाए जाते हैं, लीफ बर्ड होते हैं, वहाँ से उनकी लीफ जब सूख जाती है वो जमीन पे गिर जाती है, और वहाँ के बर्ड से क्या होता है, जर्मिनेट होता है, एक नया पौधा बन जाता है। तो ये दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। और ये सारे जो पार्ट्स आपको लिखे गए हैं, ये सारे भाग लेते हैं पौधों में, उनको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। वो वर्ड आपको याद किया जाएगा, प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। सारे स्ट्रक्चर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, और इनके द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। और ये ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान करवाना चाहते हैं बेटा कि वेजिटेटिव propagation or vegetative reproduction as a part of
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अलग से कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि कभी कभी किसी लोग ने कहा कि वो टाइप्स में पढ़ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने का होता है, तो आप बताओ। यहाँ सर ने तो बताया सिर्फ 2 टाइप्स का, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और कितने लोगों को मिलना रहता है कि वो जो लेते हैं इसको वेजिटेटिव का, तो ध्यान रखें कुछ कुछ बुकों में अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए पार्ट ऑफ असेक्सुअल, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो अब जाके आपको ये खत्म हुआ बेटा आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखिएगा, जो भी हमने लेक्चर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लिया हुआ है एनसीईआरटी बेस था, और एनसीईआरटी में जो भी मेंशन था वो मैंने बेटा आपको बारी बारी बताया। नेक्स्ट क्लास आपको जो लेंगे उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करेंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल के बारे में देखेंगे, और टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, वो कहते हैं वाटर हाइसेंस को, जिसमें ये ऑफसेट बनता था। बिल्कुल उसको हम डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाएंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से पढ़ते रहिए। गुड नाइट।